नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात सुशांत की मौत मिस्ट्री की। सीबीआई आज एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। कल 10 घंटे तक रिया को सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ा था। रिया ने कल कई बार अपना आपा भी खो दिया। पूछताछ के दौरान ड्रग्स केस में रिया के नए व्हाट्सएप चैट आने के बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं रिया की। सुशांत की मौत मिस्ट्री से जुड़ी सभी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 सुशांत में आप देखिए। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही सीबीआई आज फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। कल सीबीआई ने पहली बार रिया चक्रवर्ती से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। रिया के साथ उनके भाई शोविक से भी लंबी पूछताछ हुई थी। दोनों से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने सवाल जवाब किए थे। सीबीआई की पूछताछ में रिया ने 8 हार्ड डिस्क नष्ट करवाने के आरोपों से इनकार किया। सुशांत केस में आरोप में घिरी रिया चक्रवर्ती अब अपनी ही गुत्थी में उलझती नजर आ रही हैं। सीबीआई के तीखे सवालों पर रिया की जुबान लड़खड़ा रही है। शुक्रवार को मुंबई में हुई पूछताछ में सीबीआई ने पहले रिया को 2 घंटे में अपनी सफाई में बात रखने को कहा। इसके बाद सीबीआई ने सवालों की झड़ी लगाई तो रिया की जुबान लड़खड़ाने लगी। तीखे सवालों पर कई बार तो वो अटकी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रिया से सुशांत से उनके रिश्ते 8 जून को सुशांत के घर छोड़ने की वजह को लेकर सवाल किए। सीबीआई ने रिया से ये भी पूछा कि यूरोप यात्रा के दौरान क्या हुआ था, कब वो सुशांत को इलाज के लिए लेकर गई। रिया से ये भी पूछा गया कि आखिर उन्हें सुशांत की मौत के बारे में कब पता लगा, उन्हें किसने सूचना दी इसकी। 3 जांच एजेंसियों के कस्ते शिकंजे की झल्लाहट अब रिया चक्रवर्ती में दिखने लगी है। सूत्रों के मुताबिक कल सीबीआई की पूछताछ में रिया ने कहा कि सुशांत की अपने परिवार से नहीं बनती थी। सुशांत के साथ उसका रहना भी उनकी बहनों को पसंद नहीं था। इसी वजह से सुशांत के साथ उनके झगड़े भी होते थे। 8 जून के बाद से सुशांत के संपर्क में नहीं था। सुशांत ने दूसरों के जरिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। कल रात करीब 9 बजे सीबीआई से लंबी पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस से सीधे सांता क्रूज थाने पहुंची। पुलिस सुरक्षा मिलने के बाद ही रिया यहां से घर पहुंची। रिया ने 2 दिन पहले भी अपनी और परिवार की जान को खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की थी। रिया के पिता भी पुलिस से मीडिया के जमावड़े को लेकर शिकायत कर चुके हैं। सीबीआई ने अपनी जांच के 8वें दिन भी लगातार सिद्धार्थ पिठानी से लंबी पूछताछ की। पिठानी के साथ सुशांत के कुक नीरज, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और दूसरे कुक केशव से दिन भर सीबीआई ने पूछताछ की। पिठानी और नीरज ने कई बार अपने बयान बदले हैं। सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स हैं जिसने 14 जून को सुशांत को कमरे में फंदे से नीचे उतारा था। आज भी पिठानी समेत इन सभी से पूछताछ हो सकती है। रिया चक्रवर्ती से जुड़े ड्रग्स मामले में एक और व्हाट्सएप चैट सामने आया है। इस चैट में उनकी सैमुअल मिरांडा से बातचीत है। रिया इस चैट में ड्रग्स को लेकर बात कर रही हैं। वो कहते हैं कि 1 डू भी बचा है। इस पर सुशांत के स्टाफ आयुष उस पर जवाब देते हैं रोलिंग। ये सभी चैट्स अगस्त से जुलाई 2019 की हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी रिया समेत 6 लोगों पर केस दर्ज कर चुकी है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ईडी से और डिटेल मांगी है। रिया ने जिस गौरव आर्या से ड्रग्स को लेकर बात की थी वो अबू असलम कासिम आजमी के संपर्क में था। आजमी नशे का बड़ा सौदागर कैलाश नितिन कुमार राजपूत के लिए काम करता था। कैलाश दुबई में बैठकर ही भारत में ड्रग्स की सप्लाई करता है। सुशांत केस में ईडी भी लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। ईडी ने गोवा में गौरव आर्या के होटल पर नोटिस लगाया है। नोटिस में 31 अगस्त तक गौरव आर्या को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। ड्रग्स को लेकर रिया से व्हाट्सएप चैट में गौरव आर्या का नाम सामने आया था। ड्रग्स को लेकर गौरव आर्या का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी होने की बात सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन की एक और बड़ी साजिश नजर आई है। क्या भारत के तेवर से बदल गई चीन की भाषा? चीन में छात्रों को मिलिट्री ट्रेनिंग आखिर क्यों दी जा रही है? पाकिस्तान ने अब किन आतंकवादियों पर कार्रवाई का ढोंग रचा है? भारत चीन टकराव से जुड़ी इस वक्त की 9 बड़ी खबरें कौन सी हैं? चीन पाकिस्तान साजिश में आप देखिए। भारत के खिलाफ चीन की एक और साजिश सामने आई है। सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीरों से डोकलाम से 50 किलोमीटर दूर चीन अपने इलाके में एयर स्ट्रिप और मिसाइल साइट का निर्माण कर रहा है। ये इलाका भारत भूटान चीन ट्रांजिशन एरिया में आता है। इसी इलाके में 2017 और 2020 में भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी। सूत्रों की माने तो इंटेलिजेंस के पास इस बात के पुख्ता इनपुट है कि चीन अक्टूबर महीने में एक बार फिर भारत के खिलाफ किसी योजना को अंजाम दे सकता है। चीन उस समय का इंतजार कर रहा है जब अक्टूबर में एलएसी पर पानी का जल स्तर कम होगा। फिलहाल चीन बैठकों और रणनीति का उपयोग कर अपने समय का उपयोग कर रहा है। पूरे एलएसी पर चीन की तैनाती भी इस साजिश का हिस्सा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो एलएसी की करीब 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी से नेटवर्क बिछा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि चीनी सेना को पेंगोंग झील के पास बैरक समेत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते देखा गया है। पीएलए ने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक कई तरह के निर्माण किए हैं और इस इलाके से हटने से इनकार कर रहा है। भारत और चीन के राजदूत
सुन वेंडोंग ने कहा है कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों को सही दिशा में लाने के लिए आधे आधे रास्तों को तय करना होगा। सुन वेंडोंग ने कहा है कि करीबी पड़ोसी को एक घटना की वजह से खतरे के तौर पर या फिर दुश्मन की तरह आंकना गलत होगा। वेंडोंग ने एक इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा मुश्किलों ने नेताओं के बीच आपसी सहमति होने को और भी अधिक अहम बना दिया है। कोरोना संकट के बीच चीन में स्कूल खुलने पर छात्रों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। पूर्वी चीन में अनहुई प्रांत के एक मिडिल स्कूल में छात्रों ने 27 अगस्त को एक ऐसे ही मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसी तरह का कार्यक्रम सभी स्कूलों में आयोजित किया जा रहा है। चीन का कहना है कि वह उसके जरिए छात्रों की फिटनेस में सुधार लाना चाहता है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान अगर भारत चीन के बीच खटास कम नहीं हुई तो तनाव बढ़ सकता है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को में 9 से 11 सितंबर के बीच मुलाकात हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ को देखते हुए भारत लगातार चीन को सब्र खत्म होने का संदेश दे रहा है। भारत चाहता है कि सीमा विवाद पर बातचीत से पहले चीन एलएसी पर पहले की स्थिति बहाल करे। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को लीज पर देने की गलती स्वीकार कर ली है। महिंदा राजपक्षे सरकार ने चीन के कर्ज में फंसकर ये बंदरगाह उसे 99 साल की लीज पर दिया है। अब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलने के संकेत दे रहे हैं। श्रीलंकाई सरकार ने कहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कि भारत की सुरक्षा हितों को ठेस लगे। पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल असीम बाजवा की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। जनरल बाजवा पीएम इमरान खान के बेहद खास है। रिटायरमेंट के बाद वो चाइना फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के चेयरमैन बनाए गए। उनका कारोबार अमेरिका समेत 4 देशों में फैला हुआ है। बाजवा के परिवार की 99 कंपनियां हैं और 133 पिज्जा रेस्टोरेंट हैं, जिनकी कीमत अरबों में है। FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए पाकिस्तान लगातार आतंकियों पर कार्रवाई का ढोंग कर रहा है। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आतंकी संगठन जमातुल दावा के 3 बड़े नेताओं को कैद कर सजा सुनाई है। इसमें एक मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को 1.5 साल और जफर इकबाल और हाफिज अब्दुल सलाम को 16-16 साल की सजा सुनाई गई है। और इन सब के बीच कोरोना काल में अगले महीने की 14 तारीख से शुरू हो रहे संसद सत्र में शामिल होने के लिए सांसदों का कोरोना टेस्ट कराना बहुत जरूरी होगा। जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों से सुरक्षा बलों की जंग जारी है। कल से लेकर आज तक 5 आतंकवादियों को मार दिया गया है। नीट और जेईई की परीक्षा टालने को लेकर सोनिया प्रियंका ने लगाई मोदी सरकार से क्या गुहार। देश की सभी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी हैं, न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के सत्र में कोई भी सांसद या मंत्री को बिना कोरोना जांच के संसद में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले तक किए गए कोरोना जांच ही मान्य होगा। कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सत्र की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स, ICMR और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बीती रात से एनकाउंटर जारी है। अब तक एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, जबकि सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया है। सुरक्षा बलों को पुलवामा के जादौरा में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों के पहुंचते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां के किलूरा इलाके में कल हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया। मारे गए सभी आतंकी अल बदर गुट के थे। इसमें से एक आतंकी पहले पुलिस में था। आतंकियों के पास से 2 AK-47 और 3 पिस्टल बरामद किए गए। मारे गए आतंकी सरपंच सुहेल भट्ट की हत्या में भी शामिल थे। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कल भी पाकिस्तान ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी की। पुंछ के ही मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया। नीट और जेईई की प्रवेश परीक्षा को टालने को लेकर देश भर में राजनीतिक पार्टियों से लेकर छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि छात्र हमारा भविष्य हैं, उनसे जुड़े फैसले में उनकी सहमति जरूरी है। उम्मीद है कि सरकार उनकी बात सुनेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार अपनी जिद पर क्यों अड़ी है। नीट जेईई की परीक्षा को टालने के लिए कई राज्यों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई पुनर्विचार याचिका पर फैसला आना है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और टीएमसी सांसद ड्रेको ब्रायन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुद्दे पर चर्चा की। सोरेन ने कहा, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार परीक्षा को कुछ दिन के लिए टाल दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय को देश को समर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से संवाद भी करेंगे। कई बार इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का लोकार्पण का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन अलग अलग वजहों से टाल दिया गया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए चुने गए खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। कोरोना की वजह से पहली बार पुरस्कार समारोह ऑनलाइन होंगे। इस बार 65 खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया जाएगा। रेसलर विनेश फोगाट समेत 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से सम्मान समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे, जबकि कुछ खिलाड़ी देश से बाहर हैं। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 76,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में 76,664 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि 1,018 की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ब्राजील में 7,16,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि भारत में ये संख्या 7,50,000 के पार पहुंच गई है। इधर दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को ईडी ने रिमांड पर लिया है। दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती नहीं होने पर हाईकोर्ट में फटकार लगाई गई है। ट्रेन हादसे की पीड़ित मोनिका मोरे को हैंड ट्रांसप्लांट उनका किया गया। दिल्ली मुंबई से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें कौन सी, न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली मुंबई में आप देखिए। दिल्ली दंगे के आरोपी और आप के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेज रही है। ईडी ने ताहिर हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाया है। ताहिर हुसैन से जुड़े दिल्ली और नोएडा में ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज बरामद हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के नगर निगमों में स्पेशल एजुकेटर्स की 1,000 खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं करने पर दिल्ली सरकार, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और दिल्ली नगर निगमों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वो 935 स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति के लिए डीएसएसबी को पत्र भेजें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सस्ती बिजली को लेकर दिल्ली वासियों को बधाई देते हुए कहा कि जहां पूरे देश में हर साल बिजली की दरें बढ़ रही हैं, वहीं दिल्ली में हमने लगातार 6वीं साल बिजली की दरें नहीं बढ़ने दी। ये इसलिए मुमकिन हो पाया कि दिल्ली वालों ने एक ईमानदार सरकार बनाई है। दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय कार चोर गैंग का पर्दाफाश कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने 11 कार बरामद की। गिरफ्तार एक बदमाश प्रोफेशनल शूटर है। गाड़ी खरीदने वालों की तलाश के लिए पुलिस टीम मणिपुर जाएगी और गिरफ्तार करेगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1800 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिनमें 20 मरीजों की मौत हुई है। इनको मिलाकर राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,69,000 के पार पहुंच गई, जिसमें 13,550 एक्टिव केस हैं। अब तक 15,26,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। मुंबई में 2014 में ट्रेन हादसे के दौरान अपने दोनों हाथ गंवा बैठी मोनिका मोरे को हैंड ट्रांसप्लांट किया गया। परेल स्थित ग्लोबल अस्पताल में 15 घंटे की मशक्कत के बाद मोनिका के दोनों हाथ ट्रांसप्लांट किए गए। डॉक्टर नरेश सातभाई की टीम ने हैंड ट्रांसप्लांट किए। पूर्व सांसद किरीट सोमैया के ट्रस्ट ने हैंड ट्रांसप्लांट के लिए आर्थिक मदद दी है। मुंबई के वर्ली सी फेस में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब एक शख्स के डूबने की खबर पाकर पहुंचे पुलिस के 2 जवानों ने जान की परवाह किए बिना समंदर में छलांग लगा दी और डूबते हुए शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अजय मते और अजय गावड़े ने समुद्र में डूब रहे शख्स को बाहर निकाला। मुंबई में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली सभी 7 झीलें लबालब भर गई हैं। इसके मद्देनजर बीएमसी ने आज से पानी की कटौती करने के फैसले को वापस ले लिया है। 7 झीलों का जल स्तर 95.19% हो चुका है। बीएमसी ने नोटिस जारी कर आज से होने वाली पानी कटौती का फैसला वापस ले लिया। मुंबई पुलिस ने नागपाड़ा इलाके में इमारत का हिस्सा गिरने से बुजुर्ग महिला और लड़की की मौत मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शुक्ला जी सड़क पर स्थित एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया था, जिसमें दबने से 70 साल की बुजुर्ग महिला और 12 साल की लड़की की मौत हो गई थी। और चलिए बात करते हैं यूपी बिहार की। यूपी के मेरठ से लव जिहाद का एक नया केस सामने आया। स्कूल में घुसकर महिला टीचर को धमकी देने वाला गिरफ्तार किया गया। फर्जी फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़। यूपी बिहार से जुड़ी बड़ी 9 खबरें कौन सी इस वक्त की आप देखिए। यूपी के मेरठ से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां हिंदू बनकर अदनान नाम के लड़के ने दिल्ली की रहने वाली लड़की से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर अपने घर ले गया। युवती को जब अदनान के मुस्लिम होने का पता चला तो उसने विरोध किया, जिसके बाद अदनान ने उसे घर में बंधक बनाकर रेप किया और नशीली दवा खिलाने लगा। युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अदनान को गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो यूपी के बांदा का है, जहां शराब के नशे में धुत युवक हंसिया और पेट्रोल की बोतल लेकर स्कूल में घुस गया और महिला शिक्षकों को जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा में फर्जी फ्रेंचाइजी कंपनी बनाकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 8 फर्जी आईडी कार्ड और एक निजी न्यूज चैनल का फर्जी प्रेस कार्ड बरामद हुआ है। हाइपर मार्ट नाम की कंपनी बनाकर फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठती थी आरोपी महिला।
नोएडा में ब्रांडेड के नाम पर नकली प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पर पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के नाम का नकली प्रोडक्ट बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि नोएडा सेक्टर 81 में एक नामी कंपनी के नाम पर नकली प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जिस पर छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही कंपनी में मौजूद 2 कर्मचारी फरार हो गए। यूपी के बागपत में हिस्ट्री शीटर की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसमें हिस्ट्री शीटर तमंचे की नोक पर 2 युवकों को घर में बंधक बनाकर पीट रहा है। पुलिस ने बताया कि ये वीडियो बड़ौत कोतवाली के वाजिदपुर गांव का है। हिस्ट्री शीटर अनुज 307 के मुकदमे में 10 दिन पहले ही जेल भेजा जा चुका है। यूपी के लखीमपुर खीरी में अपराधियों के साथ पुलिस वालों की दावत उड़ाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें डायल 112 में तैनात 2 पुलिसकर्मी अपराधी के घर पर दावत उड़ाते दिखे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और पूरे मामले की जांच सीओ मितौली को सौंपी है। यूपी के मऊ में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के अवैध स्लॉटर हाउस को प्रशासन ने ढहा दिया। स्लॉटर हाउस से अवैध मीट और चमड़े का कारोबार होता था। गुरुवार को लखनऊ में भी मुख्तार की सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई बिल्डिंग को गिरा दिया गया। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव रोकने की याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने बाढ़ और कोरोना को वजह बताते हुए चुनाव टालने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना और बाढ़ की वजह से चुनाव नहीं टाले जा सकते। चुनाव का फैसला चुनाव आयोग ही लेगा, हम कोई निर्देश नहीं दे सकते। ये वीडियो बिहार के बेगूसराय में हुए दिन दहाड़े लूट का है, जहां 6 बदमाश फायरिंग करते हुए ज्वेलरी की दुकान में दाखिल होते हैं। दुकान में बैठे ग्राहक और दुकानदार बदमाशों से डरकर पीछे गेट से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बदमाश दुकान में रखा सोना चांदी लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े लूट से कारोबारी डरे हुए हैं। और कहां पर कागज की नाव की तरह बाढ़ में बह गई कार, सैलाब से टकराना युवक को कैसे महंगा पड़ गया? आधे घंटे की बारिश में कौन सा शहर समंदर बन गया? उत्तराखंड में कहां पर पुलिस टीम ने 1 साल पहले दफन शव की खोज शुरू की है? राज्यों की सभी बड़ी खबरें कौन सी इस वक्त की न्यूज़ टॉप 9 अन्य राज्यों में आप देखिए। उत्तराखंड के कालाढूंगी में तेज सैलाब की धार में एक कार करीब 1 किलोमीटर तक बहती चली गई। कार में सवार 2 लोगों को गांव के लोगों ने सैलाब के किनारे किनारे पीछा कर काफी मुश्किलों से रेस्क्यू किया। कार में सवार दंपत्ति रामनगर से हल्द्वानी जा रहे थे। बरसाती नाले को पार करने का जोखिम उठाने में कार सहित दोनों सैलाब में बह गए थे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में उफनते नाले के बीच पुल पार करने का जोखिम उठाने वाले बाइक सवार 3 युवक तेज सैलाब में बह गए। कुछ दूर बहने के बाद एक युवक बिजली के पोल के सहारे काफी देर तक लटका रहा। ग्रामीणों ने इस युवक के साथ दूसरे को भी रस्सी के सहारे बचा लिया, लेकिन तीसरे युवक को सैलाब बहा ले गया। रेस्क्यू टीम उसकी तलाश में जुटी है। एमपी के बैतूल में हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन वाहन चालक जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं, जो कभी भी खतरनाक हो सकता है। पुलिस वालों की गाड़ी उफनते नाले को पार करती दिख रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है फिर आम चालकों को कौन रोकेगा। यूपी के शामली में कुछ ही घंटों की बारिश से पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया। शहर के कई रिहायशी इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। नेहरू मार्केट, माजा रोड, कबाड़ी बाजार जलमग्न हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों की समय रहते सफाई न होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में रफ्तार के शौकीन 2 बाइक सवारों को इसकी कीमत जान गंवाकर चुकानी पड़ी। नोएडा के बीटा 2 के P3 गोल चक्कर के पास स्पोर्ट्स बाइक पर सवार 2 युवक काफी तेज रफ्तार में जा रहे थे। डिवाइडर से टकराने के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड के धनबाद के अंबेडकर क्लब में असामाजिक तत्वों ने शराब पीने से मना करने पर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। असामाजिक तत्वों ने लोगों को डराने के लिए हवा में पिस्टल लहराया। शराब पीने से मना करने वाले बुजुर्ग की पिटाई से स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का गुस्सा देख सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। बिहार के किशनगंज में पुलिस ने अंतर्राज्यीय पशु तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 23 ऊंट बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार सभी तस्कर यूपी और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ऊंटों को असम के रास्ते बांग्लादेश में सप्लाई किया जाना था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से तस्करों का प्लान सफल नहीं हो पाया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में खुदाई करते दिख रहे पुलिस वाले 1 साल पहले दफन की गई 4 लाशों की तलाश कर रहे हैं। जमीन हड़पने के लिए ट्रांजिट कैंप इलाके में 1 साल पहले बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने पिता, माता और 2 बहनों की बेरहमी से हत्या कर घर में ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था। मामले का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने आरोपी दामाद और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के जालोर में पैंथर के घुसने से गांव वालों में दहशत का माहौल है। रास्ता भटक कर गांव में घुसे पैंथर ने खेत में काम कर रहे 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद लोग दहशत की वजह से खेतों में काम करने नहीं जा रहे। वन विभाग की टीम पैंथर को पकड़ने में जुट गई है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।